अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। पिछले दिनों आपने एक वाकया देखा होगा कि मरीम नवाज साहबा म्यू अस्पताल गई और वहां पे उन्होंने जो एमएस थे फैसल मसूद साहब, उन्हें सस्पेंड कर दिया मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, जिसमें बेस ये बन रही थी कि वहां पे सहूलियात नहीं थी, वहां पे दवाइयां नहीं थी, उसके ऊपर सस्पेंड कर दिया गया। आज का टॉपिक बेस इसी के ऊपर करता है कि एक एक्शन हुआ है, लेकिन हमारे पास मिसालें और भी मौजूद हैं। कुछ बहुत बड़ी शख्सियात ने इससे पहले क्या क्या किया था, उनका तर्ज अमल भी कुछ इसी तरह का था। अब इसके ऊपर हमारी एक डिबेट है। मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा ख्याल में मरीम नवाज साहब ने ठीक किया, क्योंकि मसला यह है कि जब तक आप एग्जाम्पल ही नहीं रखेंगे किसी के सामने कि भाई किसी ने कुछ गलत किया है, उसकी वजह कुछ भी हो, ठीक है, आप छोड़ देते, आप ना करते, खत्म कर देते उस चीज को, आप कहते जी कि मेरे बस की बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप कर रहे हैं, वहां पे मौजूद है, तो रिस्पॉन्सिबल भी फिर आप खुद ही हैं। तो चौधरी साहब इसके अगेंस्ट कोई पॉइंट लेना चाह रहे हैं, ऑल्दो को इससे पहले भी हमारी इस व्लॉग से पहले हमारी आपस में बहस हो रही थी, ना वो मुझे मना पा रहे थे ना मैं उन्हें मना पा रहा था। आप कोशिश करते हैं इस चीज को सुलझाने की कि बेसिकली ये तर्ज अमल, जैसे आप ये कह सकते हैं सुल्तान राही तर्ज अमल, ये ठीक है या नहीं है, डिटेल से इस टॉपिक में आज डिस्कस होगा। अब देखो, ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है ना, जो मरीम नवाज साहबा ने उठाया हुआ है, ये मैनेजमेंट सिस्टम इससे पहले नौश शेरवा आदल एक था, यहाँ पे ईरान का एक बादशाह था बड़ा पुराना। अगर आपने सादी शराजी को पढ़ा हो तो आपने फिर उनके बहुत सारे किताबों में, गुलस्तान में, बूस्तान में नौशेरवा आदल का आपने नाम सुना होगा, उससे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी। वो इसी तरह करता था, सर उतार देता था, लोगों के हाथ काट देता था, और जहाँ पे चोरी होती थी उसको जो वहाँ पे कोतवाल होता था उसको कत्ल कर देता था, और उससे उसने अपना अपना अमन कायम किया हुआ था ईरान के अंदर, ठीक है। और कहा जी उसने बड़ा अदल इंसाफ कायम किया था। और उसके बाद कोई वहाँ पे चोरी नहीं होती थी, कोई वारदात नहीं होती थी, जो सरकारी एहलकार होते थे वो बहुत ज़्यादा काम करते थे। और उसके बाद जो दूसरा बंदा था उसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था, जो यहाँ पे इंडिया के अंदर हुक्मरान रहा है, दिल्ली का हुक्मरान रहा है, खिलजी खानदान की हुकूमत रही है, वो बड़ा जालिम था। उसके बारे में कहा जाता था कि जो कोई शख्स चोरी करता हुआ पकड़ा जाता था, ये जिसके ऊपर शुबा होता था कि इसने चोरी की है, तो उसको कत्ल कर देता था। यानी अच्छा। इंडिया के अंदर चोरी की सजा उस वक्त सजाए मौत थे। और सिर्फ उसको नहीं मारा जाता था, बल्कि उस इलाके का जो कोतवाल था, जो एसएचओ था, उसको भी मार दिया जाता था, क्योंकि उसका ख्याल ये था कि जब तक कोई एसएचओ चोर के साथ मिला हुआ ना हो, वहाँ चोरी नहीं हो सकती। ठीक है। और दूसरा ये कि किसी जगह अगर फर्ज करो कि कम तोला जा रहा होता था, तो अब फर्ज कर लो कि आपने दाल खरीदी है और उसके अंदर कोई एक 10 ग्राम दाल कम है, और उसको उसने चेक कर लिया, क्योंकि उसने बहुत सारे लोग रखे होते जाके दालें चेक करते रहते, जो तोलते थे, क्योंकि इंडिया के अंदर कम तोलना एक आम रवाज है, बड़ा पुराना रवाज है। ओके। तो उसके जिस्म की बोटी काट के ना, तो वो बराबर करता होता था। ओके। कि अगर फर्ज कर लें आपने घी खरीदा हुआ है और उसमें 10 ग्राम कम है, तो आपके बाजू में से कोई गोश्त काट के ना 10 ग्राम वो उसके ऊपर, तो उस तराजू के ऊपर रख के वो पूरा करता था, वजन बराबर होता। तो उसका फिर फायदा ये हुआ कि जितना अरसा वो हयात रहा, सब कॉन्टिनेंट के अंदर ना कम तोला गया ना चोरी हुई। बल्कि कहा जाता है कि खिलजी जब मर गया तो उसके मरने के 60 साल तक भी इंडिया के अंदर चोरी नहीं हुई थी। सबका ख्याल ये था कि खिलजी मर नहीं सकता, ये किसी वक्त भी उठ के आ जाएगा, इसे पता चला ना यहाँ पे चोर है, तो ये उसकी गर्दन उतार के रहेगा। तो ये एक मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना, वो इनहेरिट किया है सब लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी से और नौशेरवा आदल से। सबका ख्याल ये है कि इसी तरह मैनेजमेंट होती है, लेकिन ये याद रखें कि वो पुराने ज़माने होते थे जिसके अंदर इतना लोड सरकारी मुलाजमीन के ऊपर नहीं होता था, और उस वक्त फ़ौज जो होती थी वही सब कुछ होती थी। फ़ौज जंग के दिनों में लड़ती होती थी, और अमन के दिनों में वो टैक्स कलेक्ट करते थे और इंसाफ कायम करते थे, और उनको बादशाह कहीं किसी न किसी काम पे लगा के रखता था। अगर एक बादशाह के पास 2 लाख की फ़ौज है, तो उस फ़ौज को उसने आसानी से आराम से बैठने नहीं देना, उसे किसी न किसी काम पे लगाए रखना है कि चलो चोरों को मार के आ जाओ, चले फलां जगह पे कम तोला जा रहा है तो वहाँ पे लोगों की हड्डियाँ तोड़ के आ जाओ। तो वो फ़ौज को इन्वॉल्व कर लेते थे। उस वक्त ज़ाहिर है कि मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ भी नहीं होता था। अब ये दुनिया बदल गई हुई, अब ये ना नौशेरवा आदल का ज़माना है, ना ही अलाउद्दीन खिलजी का ज़माना है। इस वक्त जो है ना, दुनिया बदल गई हुई है, और ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है ना, इसके अंदर ये गिव एंड टेक, आपको पहले देना पड़ता है, फिर उसके बाद रिसीव करना पड़ता है। अगर फर्ज कर लें कि आपने कुक रखा हुआ है, मतलब आपने कुक रख लिया, मैं कह रहा हूं, और आप उसको ना कोई चीज़ खरीद के देते हो, ना उसको दाल देते हो, ना आप उसको सब्जी देते हो, ना आप उसको घी देते हो, ना आपको मिर्च मसाले देते हो, ना ही आप उसको गोश्त देते हो, और जब रात को आप दस्तरखान पे बैठते हो और आप खोलते हो डोंगा, उसके अंदर कुछ नहीं होता, तो आप उसका सर फाड़ देते हो कि यार तू बड़ा नालायक, तू बड़ा वाहियात आदमी है, तुम्हें मैंने यहाँ रखा हो, मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूँ, लेकिन खाना क्यों नहीं पका। या फिर ये है कि वो बार बार आपको कह रहा है सर कि मिर्चें ख़त्म हुई हैं, नमक ख़त्म हुआ है, लेकिन कहते हो आप चुप रहते हैं, और उसके बाद भी वो खाना बना के ले आता है, वो उसके अंदर मिर्च तो नहीं होगी, ना उसके अंदर मसाला होगा, ना उसके अंदर नमक होगा,
आप नमक की कमी का एतराज करके डोंगा उसके सर में मार देते हो कि तू बड़ा नालायक और बड़ा वाहियात आदमी है, तूने नमक क्यों नहीं इसके अंदर डाला, तूने मिर्च क्यों नहीं इसके अंदर डाला। भाई वो 4 दिनों से 5 दिनों से आपको मसलसल कह रहा है कि भाई मेरे पास ये नहीं है, आपने ये पूरा करना है। ये जो पंजाब का मैनेजमेंट सिस्टम है या पाकिस्तान का मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके अंदर गवर्नमेंट किसी को कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर रही। ठीक है। मसलन मरियम नवाज साहब म्यू हॉस्पिटल गई। म्यू हॉस्पिटल पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल है या पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल है, सबसे पुराना अस्पताल है। और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो बिल्डिंग है, आप देखो बहुत लंबा चौड़ा अस्पताल है और जाहिर है उसकी पूरी एक हिस्ट्री है। उसके अंदर ये डॉक्टर फैसल मसूद है, मैं इनको बिल्कुल नहीं जानता, मैं पहले कह रहा हूँ। मैंने सिर्फ उनकी तस्वीर देखी जब वो मरियम नवाज साहबा उनकी बेइज्जती कर रही थी वहां पे, तो मुझे बुरा लगा कि पहले तो बात यह है कि आप उससे पूछे तो सही। अगर फर्ज कर लें कि वहां पे लोगों को मेडिसिन नहीं मिल रही, वहां पे लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे, वहां पे अगर सफाई नहीं है, तो आप पूछे तो सही उससे कि क्यों नहीं हो रहा। अब फिर उसका जवाब तो सुने ना। हो सकता है उनके पास बजट ही ना हो मेडिसिन फराहम करने का, हो सकता है वहां पे बेड्स ना हो और पेशेंट्स ज्यादा हो। बजट दे दिया क्या? अब अगर वहां पे बेड्स कम है और पेशेंट्स ज्यादा है, तो क्या अपने घर से बेड लेके आएगा वो? क्या कॉरिडोर के अंदर वो बेड्स लगाएगा? अगर फर्ज कर लें आईसीयू के पेशेंट्स हैं और आईसीयू में अगर गुंजाइश ही नहीं है, तो वो कहाँ से उस गुंजाइश को बड़ा करेगा? ठीक है। तो आप पहले पूछें तो सही ना उससे। और अगर आपने कोई फंड प्रोवाइड किया हुआ है उसको और आपने उसकी तमाम बातें सुनी हुई हैं, उसकी तमाम रिजर्वेशंस आपने खत्म की हैं, उसके बाद आप अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। वो ये था ना, एक बड़ा पुराना सा लतीफ़ा है, बड़ा वाहिया सा, कि एक ख्वाजा सरा था, मर गया और जब वो कब्र में था तो फरिश्ता आ गया उसने उठ के कहा कि चल भी तेरा हिसाब होगा। तो ख्वाजा सरा ने उठ के कहा कि पहले तो मुझे ये बताओ कि मुझे दिया क्या था जिसका हिसाब लेना है। ठीक है। तो पहले उसको कुछ दोगे तो फिर उसका हिसाब लेंगे ना आप। ठीक है। आप बगैर हिसाब के ये कर रहे हैं। ये बेसिकली शरीफ फैमिली का ये अलमिया है। इससे पहले मियां नवाज साहब थे ना, 1997 में जब वो 2/3 मेजॉरिटी लेके आए, तो उस वक्त वो तलवार से इसी तरह लोगों की गर्दन उतार रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी बन गया तो और मियां साहब को बड़ा शौक था कि वो पब्लिकली लोगों की बेइज्जती करते थे। और शेर अली साहब जो जाहिर है उनके बहनोई भी हैं, सगे बहनोई नहीं है, उनकी कजन के साथ उनकी शादी हुई है। आबिद शेर अली साहब के वालिद। आबिद शेर अली साहब के वालिद हैं। उनको वहां पे एफडीए जो है ना, फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनके 3 अफसरों के साथ उनका कोई मसला, तो वो बार बार मियां नवाज साहब के कान भरते थे। तो मियां नवाज साहब उन दिनों खुली कचहरी लगाते थे। ठीक है। वो किसी जगह पे भी खुली कचहरी लगा देते थे और वहां पे लोगों को इकट्ठा कर लेते थे। कैमरे वहां पे पीटीवी के लगे होते थे। तो 3 ऑफिसर से मुझे आज भी याद है कि एक बंदा था आशिक भट्टी था, फिर अब्दुल हलीम था, फिर ताहिर रजा बुखारी था। 3 अफसर थे। तो वो तीनों अफसर जो थे, मियां नवाज साहब ने हुक्म जारी किया कि उनको बुलाया जाए। उनको बुला लिया गया। खुली कचहरी के अंदर कैमरे लगे हुए थे वहां पे। मियां नवाज साहब ने इंतहा दर्जे की बदतमीजी की उन तीनों से। ठीक है। बदतमीजी करने के बाद कहा कि इनको हथकड़ियां लगा दी जाए। उनको हथकड़ियां लगाई गई, उनको गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया और उनको जेल में फेंक दिया गया। 5 महीने वो बंदे जेल में रहे। अच्छा। और बड़े ऑफिसर से, बड़े बाइज्जत लोग थे वो। उसके बाद 1998 के अंदर मियां नवाज साहब की गवर्नमेंट खत्म हो गई। और जब मियां नवाज साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई तो खुद अटक जेल में थे वो। और अटक जेल में जब सांप निकले और वहां पर उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता था, बरसात के अंदर पित्त निकला मियां साहब को, इतनी ज्यादा गर्मी थी, तो वो रात के वक्त तो सोचा करते थे कि कोई गलती हुई है मुझसे जिसकी मुझे सजा मिल रही है। तो सोचते सोचते अचानक उनको ने ये 3 लोग याद आ गए कि मैंने उनको हथकड़ी लगवाई थी और आज मेरे खुद हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। और मैं खुद उसी किस्म की सूरत हाल का शिकार हूँ जिस सूरत हाल का वो शिकार थे। जिस तरह उनकी पब्लिकली बेइज्जती मैंने की थी, इस तरह पब्लिकली मेरी बेइज्जती हो रही, मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है हर जगह पे। उनका खानदान भी ख्वार हो रहा था, अब मेरा खानदान भी ख्वार हो रहा है। एक जेल से दूसरी जेल, एक अदालत से दूसरी अदालत, एक वकील से दूसरे वकील। तो मियां साहब को बहुत अफसोस हुआ। फिर मियां नवाज साहब ने अपनी बेगम को बुला के, मोहतरमा कलसूम नवाज साहबा मरहूमा को बुलवा के उन्हें कहा कि आप फैसलाबाद जाएं, इन लोगों के घर जाएं और घर जाके इनसे माफ़ी मांग के आएं। तो फिर कलसूम नवाज साहबा इन लोगों के घर गई थी, उनसे जाके माफ़ी मांगी थी मियां नवाज साहब के बिहाफ पे। और इन लोगों ने खुले दिल के साथ मियां नवाज साहब को माफ़ किया। तो आप यकीन करें कि कुछ अर्से बाद मियां नवाज साहब जद्दा चले गए। तो उसके बाद ठीक है। तो ये जो आप करते हैं ना कि पब्लिकली लोगों की बेइज्जती कर देते हो, अल्टीमेटली आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। मुझे एक और वाकया याद है, 1997 का वाकया है ये, मीरपुर खास का वाकया। उस वक्त भी मियां नवाज साहब यही करते होते थे। मीरपुर खास में उन्होंने खुली कचहरी लगा दी। वहां पे जो लोकल एमएनए था उसने, जो वहां पे डीआईजी थे, उनकी कंप्लेन करनी शुरू कर दी। मुझे आज भी याद है कि उस डीआईजी का नाम था फतेह शेर ख्वाजा। तो फतेह शेर ख्वाजा जो डीआईजी थे ना, उनको खुली कचहरी में मियां नवाज साहब ने खड़ा कर लिया। उनसे कहा कि खड़े होकर बताएं कि आपने ये क्यों किया, और आप करप्ट लोग हैं और मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको हथकड़ी लगवा दूंगा, मैं आपको गिरफ्तार करवा दूंगा।
उस पे डीआईजी साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी देखें जी आप प्राइम मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर को ये सूट नहीं करता, ये उसके शायाने शान नहीं है कि वो इस तरह एक एमएनए के कहने के ऊपर इस तरह पब्लिकली एक सरकारी अफिसर की बेइज्जती करे। मैं 20वीं ग्रेड का अफिसर हूँ और इस पूरी डिवीजन को चला रहा हूँ, मैं डीआईजी हूँ यहाँ का, और अगर आप पब्लिकली मुझे सुने बगैर अगर आप ये फैसला करेंगे तो ये ज्यादती है, और अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो फिर मेरी बात कौन सुनेगा। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने उनकी बात सुनी लेकिन उस पे ऊपर यकीन नहीं किया और उन्होंने कहा कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं और ये जो एमएनए साहब ये दुरुस्त कर रहे हैं और आप लोग बड़े करप्ट हैं, बड़े बुरे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। आप यकीन करें कि वो फतेह शेर ख्वाजा जो था ना उसने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर मुल्क छोड़ के चला गया। पुलिस सर्विस एक अच्छे ऑफिसर से महरूम होगी मियां नवाज शरीफ साहब की एक छोटी सी गलती की वजह से। इस तरह मियां शहबाज शरीफ साहब का भी यही काम होता था कि जहां पे ज्यादती होती थी वहां पे पहले चले जाते थे। भाई ज्यादती किसी जगह हो रही है तो रोकना चाहिए, कि रोकना चाहिए, ये स्टेट का काम है और जो एक मुलजिम है उसको पकड़ना स्टेट का काम है, मुजरिम को सजा देनी स्टेट का काम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब भी खड़े होकर ना खड़े खड़े लोगों को कह देते थे कि तू फारग है और उसको नौकरी से फारग कर देते थे, सस्पेंड कर देते थे, कई लोगों को गिरफ्तार करवा देते थे, कई लोगों को सजा देते थे। क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि 2 साल वो एक कैदखाने में रहे, जेल के अंदर रहे और वहां पे उनके लिए वॉशरूम तक अवेलेबल नहीं था और बुरी हालत में वो रहे। क्योंकि याद रखें जब आप इस किस्म की हरकतें करते हैं तो उसके बाद कुदरत का भी एक कानून होता है, कुदरत फिर ये दिन फेर देती है। अल्लाह ताला ने कहा ना कि मैं दिनों को फेरता रहता हूँ, कभी आपके ऊपर अच्छे वक्त आ जाते हैं, कभी आपके ऊपर बुरे वक्त आ जाते हैं और शरीफ फैमिली के ऊपर इतने इतने बुरे वक्त आए हुए हैं कि मेरा ख्याल है अगर सिर्फ उन्हीं से इस्लाह कर लें या उन्हीं से सीख लें तो ये तब्दील हो जाए, इनका एटीट्यूड तब्दील हो जाए। लेकिन ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि जो अपोजिशन में होते हैं बिल्कुल टोटली डिफरेंट होते हैं, इनको खुदा भी याद आ जाता है, इनको सारे मजलूम भी याद आ जाते हैं जिनको इन्होंने तकलीफ दी होती है, उनके घरों में जाके माफी में मांग लेते हैं। लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं तो दोबारा इनके अंदर से कोई इनकी जबिल्लत उठती है और इस किस्म की हरकतें शुरू कर देते हैं। डॉक्टर फैसल मसूद ने डेफिनेटली गलती की होगी, मैं ये नहीं कहता, मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन एक सीनियर आदमी, एक प्रोफेसर आदमी है और जिससे पूरी जिंदगी ज़ाहिर है हज़ारों की तादाद में मरीजों का इलाज किया होगा। मैं फिर ये कहता हूँ कि बहुत सारे यंग डॉक्टर उसको अपना आइडियल समझते होंगे। आपने पूरे पाकिस्तान के सामने, पूरी रियासत के सामने, पूरे 25 करोड़ लोगों के सामने उसकी बेइज्जती कर दी आपने और फिर आप ये तोको करेंगे कि कल डॉक्टर आपके लिए काम करेंगे, तो क्यों करेंगे? पहली बात तो ये है कि एक तो मरियम नवाज साहिबा को अपना ये एटीट्यूड बदलना चाहिए, खुदा खौफी करनी चाहिए। इज्जत अल्लाह ताला देता है, अगर अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दे दी है तो आपने दूसरे लोगों की इज्जत का ख्याल रखना है, उनकी बेइज्जती नहीं करने। बेइज्जती करने का किसी बंदे के पास कोई हक नहीं है। आप ये समझते हैं कि एक बंदा गलत काम कर रहा है, आप उसको नोटिस दें, फारिग कर दें, कोई मसला नहीं है। और अगर आप ये समझ रहे किसी का गलत काम हो गया तो आप उसको कमरे में बुलाएं ना जी, बुला के उनसे प्यार से मोहब्बत से पूछें। आप बड़े हैरान होंगे कि जो परवेज लाई साहब है ना, हम उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लेकिन जिस शख्स ने चौधरी परवेज लाई के साथ काम किया वो आज भी उसकी इज्जत करता है, क्योंकि परवेज लाई साहब किसी के साथ इस किस्म का सलूक नहीं करते थे। वो उठ के मिलते थे, किसी भी ऑफिसर को बिठाते थे, उससे बात करते थे, उसकी बात सुनते थे और बाहर तक छोड़ के आते थे। और ये तक कि जब वो इस्लामाबाद में होते थे ना, मसलन चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद आ गया तो यहाँ पे वो किसी सेक्रेटरी को, किसी डीजी को उन्होंने बुलवाया इस्लामाबाद बुला के उससे पर पूछते थे जाते हुए कि यार आपके पास रहने के लिए जगह है कि नहीं है, और अगर किसी के पास नहीं होती थी तो ठहराने का बंदोबस्त करते होते थे उसका। तो ये आपने इज्जत देनी है लोगों को। चौधरियों की जो इतनी इज्जत की जाती है इसलिए कि वो लोगों की इज्जत करते हैं, और ये जो शरीफ फैमिली है ना, ये हमेशा अकेली रह जाती है। इसलिए अकेली रह जाती है कि इस किस्म की हरकतें होती हैं जिसके बाद लोगों के दिल टूट गए होते हैं, लोगों के दिल टूट गए होते हैं, लोग बददुआएं देते हैं। लोगों की बददुआओं से डरना चाहिए। आपको याद होगा कि मरियम नवाज साहिबा को भी इसी तरह गिरफ्तार किया गया था जेल के अंदर जब मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए आए थे। पूरे पाकिस्तान ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया था। मैंने खुद आज भी कहता हूं कि इंतहा दर्जे की वाहियात हरकत है कि आप वालिद के सामने बेटी को गिरफ्तार कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को भी और साथ साथ इमरान खान साहब को भी। लेकिन जब आप के साथ ये वाकया हुआ तो कितनी तकलीफ हुई आप, तो सेम इसी टाइप का वाकया जब किसी और के साथ होगा तो क्या उसकी फैमिली को तकलीफ नहीं होगी? मतलब डॉक्टर फैसल मसूद है, उसके बच्चे नहीं होंगे, उसकी बेटी नहीं होगी? जब वो अपने वालिद की इस तरह बेइज्जती होती हुई देखेगी टेलीविजन के ऊपर और उसके क्लिप वायरल हो रहे होंगे कि चीफ मिनिस्टर खड़ी होकर कह रही होगी कि आप शुक्र अदा करें कि मैंने आपको गिरफ्तार नहीं करवाया। भाई आप SHO हैं, आप जज हैं कि आप किसी को गिरफ्तार करवा दें? क्यों गिरफ्तार करवा देंगे? चौधरी साहब 12 फरवरी को ये रिजाइन कर चुके थे और रीजन उन्होंने लिख दी थी कि मेरे पास फंडिंग मौजूद नहीं है, अद्वियात मौजूद नहीं है। अब
ऑल्दो के पंजाब गवर्नमेंट ने दे दी हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि जब आपने रिजाइन कर दिया था, अब मरीम नवाज को अटेंड ही ना करते, आपके पास प्लीज मौजूद थी कि मैं रिजाइन कर चुका हूं भाई, मैं नहीं हूं। सरकारी अफसर जो होता है बड़ा मजबूर होता है, सरकारी मुलाजिम जो होता है मजबूर होता है, उसको हमेशा जब कॉल किया जाता है तो उसको जाना पड़ता है, नहीं करते तो यही उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई कर देते हैं, उसकी पेंशन रोक देते हैं। जो स्टेट है ना, इसके पास बड़ी पावर्स है, गवर्नमेंट के पास बड़ी पावर्स हैं, ये जलील करके रख देते हैं बंदे को। तो इसके साथ साथ आप देखें ना, जो साकिब निसार साहब थे, वो देखें वो पागल खानों में जाके तो बर्तन तोड़ रहे थे, और कभी वो डैम बना रहे थे, कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे। आज कहाँ है खड़े? जजेस के मोबाइल फेंक देते थे। आज वो कहाँ पे? वही क्या वो किसी एयरपोर्ट पे जा सकते हैं? क्या वो किसी शहर में निकल सकते हैं? क्या किसी जगह जाकर शॉपिंग कर सकते हैं? ये वो रिएक्शन है सोसाइटी का कि जब आप लोगों की बेइज्जती करेंगे तो फिर अल्लाह ताला आपकी इज्जत भी खींच लेगा। अल्लाह ताला ने इज्जत की एक चादर दी होती है लोगों को। चौधरी साहब ये बात बिल्कुल ठीक है, तो चादर खींच लेता है, आपकी बात आपको नंगा कर देता है, फिर उसके बाद फिर आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब क्या करते होते थे? उसके बाद जरा बाहर निकल के दिखाए ना, कितना अरसा हो गया उनको रिटायर हुए हुए, भाई साहब किसी जगह मुंह नहीं दिखाने के काबिल। जब आप लोगों की बेइज्जती करते हैं तो अल्लाह ताला फिर आपको भी इज्जत नहीं देता। इज्जत देंगे, इज्जत मिलेगी। और लोगों के साथ आजिज़ी के साथ मुलाकात करें, आजिज़ी के साथ बात करें। ह्यूमन बींग्स है, इंसान है, आपको बहुत ज़्यादा सुपरमैन नहीं है। अल्लाह ताला ने कोई स्पेशल गोश्त से, स्पेशल खून से आपको नहीं बनाया हुआ, सिंपली ह्यूमन बींग है। बस अल्लाह ताला का रहम आ गया, उसको करम आ गया, उसने अपना कर दिया। आप आज इक़्तिदार के अंदर है, कल ये इक़्तिदार की चादर खींच लेगा। जब ज़मीन खींच लेगा ना, तो फिर मैंने बहुत सारे लोगों को जेलों के सामने बैठे हुए देखा। मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अडयाला जेल के सामने आसफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात करने के लिए बाहर ईंटों के ऊपर बैठे हुए देखा है। और ये दोनों उनके बच्चे जो थे ना, बख्तावर भुट्टो और साथ बिलावल भुट्टो, ये दोनों के हाथ पकड़े हुए थे उन्होंने उंगलियां पकड़ी हुई थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की। सामने खड़ी थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, कोई शख्स करीब नहीं जा रहा था, उनसे बात नहीं कर रहा था। इमरान खान साहब को देख लेना, इमरान खान साहब जो हैं वो खाना लेने के लिए या छोटी छोटी रिलीफ लेने के लिए उनकी पार्टी को कितना जोर लगाना पड़ता है। अगर वो एक प्राइम मिनिस्टर था और इतना जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर था कि हर जगह उसको रॉयल प्रोटोकॉल मिलता होता था, लेकिन चौधरी साहब वो कहाँ है? तो सेम इसी तरह, और ये तो शरीफ फैमिली के साथ तो 4-5 मरतबा ऐसा हो चुका है। फिर ये वही गलतियां करते हैं जिसकी वजह से लोगों के दिल टूटते हैं, लोगों के दिलों से बददुआएं निकलती हैं, फिर उसके बाद दोबारा जेलों के अंदर होते हैं, सड़कों के ऊपर ख्वार हो रहे होते हैं। अब चौधरी साहब मैं बोलूं सर? ठीक है मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, अब मैं बोलता हूँ आगे से। मुझे ये बताएं ज़रा कि ये ब्यूरोक्रेसी जो है हमारी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर अब आप कहते हैं कि सख्ती नहीं होनी चाहिए या हद तक इज्जत नहीं होनी चाहिए, किसी की जो है ना हर्ट ना हो कोई इंसान जिसका आपको कल को खुदा भी उसकी सज़ा दे सकता है। लेकिन जब आगे से ढिठाई की एक हद हो, आपका पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चुका हो, तो आपको एग्जांपल्स तो कायम करनी पड़ेंगी ना। आपकी ब्यूरोक्रेसी करती क्या है? आपने खुद बताया कि सिस्टम भी करप्ट हो गया हो, तो सिस्टम को ठीक करें ना जनाब। सर जब तक सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, मिसाल कायम करेंगे तो कुछ लोगों को नजर आएगा ना सर। लोगों के ऊपर जितना मर्जी प्रेशर डाल दें, लोगों की गर्दनें उतार दें, ये तमाम डॉक्टरों की गर्दनें उतार दें, क्या उसके बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम या हेल्थ सिस्टम ठीक हो जाएगा? नहीं, सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं है, हमारी जो मेन कोर है, हमारा प्रॉब्लम, आप मानते हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम है? सर हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है। मैं अगेन ये कहता हूँ, सिस्टम में प्रॉब्लम है। आपका वुजू ठीक नहीं होगा तो आपकी नमाज नहीं होगी। पहले वुजू ठीक करना है जब आपने। तक हम जब तक आप सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, फर्क ये चीजें ठीक नहीं हो सकेंगी। पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है कि ह्यूमन जो है, इंसान जो है, उसको साइड पे कर दिया गया, सिस्टम को इतना स्ट्रांग कर दिया गया है कि उस सिस्टम के ऊपर आप बैठ जाए, या डॉक्टर बैठ जाए, या प्राइम मिनिस्टर बैठ जाए, चीफ मिनिस्टर बैठ जाए, सिस्टम उसी तरह काम करे। सब जगह और इसी तरह कि जब आपने ये सिक्योरिटी सिस्टम लगाया होता है ना घरों के अंदर या दफ्तरों के अंदर, जहाँ पे आप अपना थंब इस तरह लगाते हैं तो दरवाजा खुल जाता है, ऐसे होता है, या आप कार्ड स्वैप करते हैं तो दरवाजा खुल जाता है। ये सिस्टम है ना जी। वो कार्ड अगर प्राइम मिनिस्टर के पास हो जाएगा दरवाजा खुल जाएगा, वो चपरासी के पास होगा दरवाजा खुल जाएगा, और अगर वो कार्ड प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट के पास भी नहीं होगा, दरवाजा नहीं खुलेगा। तो ये सिस्टम है, सिस्टम स्ट्रांग करना पड़ेगा आपको, अपना हेल्थ सिस्टम को रीवैम्प करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो मेन चीज है ना सिस्टम के अंदर, वो ये है कि आप बीमारियां रोकें पहले, बजाय इसके कि आप अस्पताल बनाते चले जाए। पाकिस्तान के अंदर आप अस्पतालों की तादाद में 10,000 गुना भी इजाफा कर दें, लेकिन अगर बीमारियों में इजाफा होता चला जाएगा, 25 करोड़ लोग बीमार हो जाएंगे, कितने अस्पताल बनाएंगे, कितने डॉक्टर आप क्रिएट करेंगे? तो आपको पहले इस सिस्टम को ठीक करना है, आप लोगों को हेल्दी बनाना है। अगर हेल्दी बनाएंगे, लोगों को बीमारियां नहीं होंगी, अस्पताल नहीं जाएंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आज तक क्या आपने मरीजों के रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया हुआ है कि एक आदमी फर्ज करें उसको हेपेटाइटिस सी हो गया, तो क्या पूरे पाकिस्तान को या पूरे पंजाब को पता है कि हेपेटाइटिस सी का मरीज फलां जगह पे मौजूद है? नहीं है ना जी। तो अब मसला ये है कि हेपेटाइटिस सी के मरीज को नहीं पता कि मेरे मर्ज क्या है, मेरा इलाज क्या है। वो किसी जगह जाके वो टकरे मारना शुरू कर देगा, वहां धरना दे देगा, वहां खुदसोजी करने की कोशिश करेगा। भाई जब आप गलत अस्पताल में हो
और आपने सही अस्पताल गए ही नहीं आप, तो आप इस जगह पे जाकर शोर शराबा करोगे तो क्या आपका इलाज हो जाएगा? तो मरीज जो है ना, सिर्फ ये ना देखे कि डॉक्टर्स का प्रॉब्लम, आप मरीजों को भी तो जाके देखें ना। एक मरीज होता है, 14 उसके साथ लवाकिन आ जाते हैं, बैठने की जगह नहीं होती, कॉरिडोर के अंदर लेटे होते हैं। सही है। तो भाई मरीज का इलाज हो रहा है ना, एक बंदा काफी है उसकी इयादत के लिए। सारे लोग देसी घी उठा के क्यों फिर रहे हैं वहां पे जाके अस्पताल? तो सब ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ सजा और जजा का तसव्वुर जरूरी है। अस्पताल की अद्वियात बाहर बिक रही होती हैं, कोई ना कोई तो कल्प्रिट्स मौजूद है ना। सजा जिसे भी देंगे उसे बुरा ही लगेगा। भाई जो दवाइयां खरीद रहा है उसको भी तो पकड़े ना। बिल्कुल पकड़े। कौन से मेडिकल स्टोर्स हैं जो दवाइयां खरीद रहे हैं? दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट की जो दवाई है वो गवर्नमेंट खरीदती है ना, वो स्पेशल रैपिंग में खरीदे ना जी। उसका रैपिंग ही मुख्तलिफ हो ना, दूर से पहचानी जाए कि गवर्नमेंट की वो दवाई है। सरकारी अस्पताल से दवाई मिलती ही नहीं है, हाँ। वो कोई ना कोई तो चोरी कर रहा है ना। मेरा सिर्फ ये कहना है कि सजा जिसे भी मिलेगी उसे तकलीफ होगी, वो तो बददुआएं निकालेगा ना। जो पूरी दुनिया के अंदर सिस्टम है दवाइयों का, मतलब यूरोप के अंदर चले जाए ना, आपको अस्पताल से कोई दवाई नहीं मिलती, सिर्फ इमरजेंसी में होता है। इमरजेंसी में वो दवाई नहीं देते, वहां पे इंजेक्शन लगाते हैं, जो कुछ करते हैं, करने के बाद फारग। दवाई जो होती है उसका एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, बंदा रजिस्टर्ड हो जाता है। उसके बाद जो मेडिकल स्टोर्स है ना, वहां जाके दवाई मिलती है उसको। और 3 दिन का अगर नुस्खा है तो 3 दिन का मिलेगी, हफ्ते की है तो हफ्ते की मेडिसिन मिलेगी। और वो आदमी वहां जाता है, अपना आईडी कार्ड देता है उनको, अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड देता है, और इमीडिएटली उनको पता होता है कि इसकी ये दवाई है, उसको दवाई मिल जाती है। तो ये सिस्टम क्यों नहीं करते पाकिस्तान के अंदर? ठीक है, ठीक है। पंजाब के अंदर क्यों नहीं करते? मज़ा जो सब ना तुसी मान रहे हो ना मैं मान रहा हूं, आवाम पे छाड़ देना। विश्व बंदों के ऊपर डाल के लोगों को हार्ट अटैक तो करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनसे काम नहीं करवा सकते आप। ठीक। कितना काम करवाएंगे? कैपेसिटी होती है ना। तो आप सिस्टम को क्यों नहीं ठीक करते? एक तो जितने मरीज हैं उनका नेशनल डाटा होना चाहिए, ठीक है। ना वो तो सूबे का एक डाटा होना चाहिए, मरीज रजिस्टर्ड हो, सब पूरे सूबे को पता हो कि ये मरीज फलां जगह पे है और उसको ये बीमारी और उसको ये दवाई चाहिए। ठीक है। दूसरा ये है कि जो मेडिसिन अगर गवर्नमेंट ने देनी है तो मेडिसिन ऑनलाइन होनी चाहिए, उसका सिस्टम ऑनलाइन होना चाहिए। वो अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाए, वहां पे टाइप करवाए, और उस स्टोर को पता होगा कि इसको 7 दिनों की दवाई देनी है, 8वें दिन की दवाई नहीं मिलेगी। 8वें दिन आएगा तो फिर इसको अगले हफ्ते की दवाई मिलेगी। ठीक तो है, ईजी है ठीक ना है। जी। तो आप इजी सिस्टम में क्यों नहीं जाते? ठीक है, आप दूसरा, कहते हैं हमारी कि सिस्टम हमारा आईटी की इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं और वो इस टाइप के सिस्टम क्यों नहीं क्रिएट कर रहे? तो अगर नहीं क्रिएट कर रही तो मिनिस्ट्रीज की जरूरत नहीं है। बहुत पहले इस टाइम हुआ था, पता नहीं क्या सिस्टम बेहतर हो गया नहीं। मैं यहाँ जो वफाकी आईटी के मिनिस्ट्री है ना, वहां पे गया था, वो आज भी फाइलें उठा उठा के पढ़ रहे हैं। भाई फाइल लेके जा रहे हैं सेक्रेटरी साहब या बाकी, भाई खुदा खौफी करो। अगर आप अपने ऑफिस को ऑनलाइन नहीं कर सके, ठीक है, आपने पेपरलेस उसको नहीं किया, तो पूरे पाकिस्तान को कैसे करेंगे आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जो साहब। नाज़रीन, हमने ये डिबेट की, ठीक है। इसमें सिंपली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है जी कि सजा और जजा का तस्वुर हो तो सिस्टम ठीक हो जाएगा। चॉइस आप कहते हैं कि नहीं, प्रॉपर सिस्टम को बनाएं, सिस्टम ठीक होगा तो लोग ऑटोमेटिकली उसमें बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अब आपने इसके अंदर खुद फैसला करना है कि आप किस आर्गुमेंट के साथ हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।